Hello, my dear students. Welcome to my channel, Shaping Minds Vinu. Let us continue with our new lecture, that is Unit 9, PDE, People Development and Environment. And paper 1 हम कर रहे हैं. एनवायरमेंटल इश्यूज़ को आज हम पढ़ेंगे. एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ वो हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, मैंने मेंशन किया, ग्लोबल वार्मिंग है, डिजर्टिफिकेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हम सभी को पता है. टेम्परेचर जो हमारे एनवायरनमेंट का है वो बढ़ता जा रहा है. ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उसकी वजह से, एंड हम जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, जितना हम एसी यूज़ करते हैं, जितने हम अलग अलग व्हीकल्स अपने घर में रखते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है. ये उसके रीजंस हैं, ये हमें अच्छे से पता है. नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन. व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? होता है कि जब जो सॉइल है वो अनफिट हो जाती है यूज़ करने के लिए, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है, और उस मिट्टी पर जब और कुछ उग नहीं पाता, क्रॉप्स जो हैं वो हम ग्रो नहीं कर सकते उस मिट्टी पे, उस खेत पे, उसको बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन. वो भी हम लोगों की ही इर्रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, ये हमें पता है. ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों की वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से. एनिमल्स एंड प्लांट्स थोड़ी ना कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को. वी आर द सेल्फिश वन जो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हम लोग सिर्फ अपनी कुछ सेल्फिश नीड्स की वजह से. ठीक है, सबको घर में एक अलग अलग गाड़ी चाहिए, है ना, जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं घर में. साइकिल लोग यूज़ नहीं करते हैं अब. हर रूम में आपको एसी देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिमम यूज़ ऑफ एसी. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है. डेजर्टिफिकेशन है, आप बहुत ज़्यादा जब पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लग गए हम लोग. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना क्रॉप्स के थ्रू. जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालोगे और फर्टिलाइज़र डालोगे उतना ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगी, है ना. तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. जितनी ज़्यादा फसल उगेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा. फिर उससे अलग और हम क्या कर रहे हैं, हम जो कचरा वगैरह फेंकते हैं जिसमें प्लास्टिक होता है, जिसमें वो सिल्वर फॉइल्स होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं. हम कह सकते हैं सैनिटरी पैड्स होते हैं जो अच्छे से हम लोग जिसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, तो वो भी हमारा जो कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो सॉइल है, उसको पॉल्यूटेड करने में मेन रोल प्ले करती है. देन डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हम सभी को पता है, जितनी ज़्यादा जंगलों की कटाई होती जा रही है, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, हम लोग काट के वहाँ पर बिल्डिंग्स एंड बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर रहे हैं, वो है डिफॉरेस्टेशन. देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसका मतलब है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेसीज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस की तरफ है ना. वो लोग, वो जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं. तो जाहिर सी बात है, एक जो हमारा चेन है पूरा का पूरा, फूड चेन हम कह सकते हैं, वो अफेक्ट होता है इस चीज़ से. अगर कोई भी, जितने भी स्पेशीज़ हैं, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बींग्स हैं, अदर जो स्पेशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, इन सब का कोई ना कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अर्थ पर, तभी तो ये यहाँ पर हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि ह्यूमन बींग ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अनवांटेड हैं अर्थ के ऊपर, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा, हम ही लोग सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ना कि एनिमल्स. तो जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वो जो चेन है वो पूरा डिस्टर्ब होता जा रहा है. देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अगेन मैंने बोला ना, सैनिटरी पैड्स को हम लोग डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, हम ऐसे ही उनको थ्रो कर देते हैं. हम लोग वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है वो उसका प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है. बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसका एक प्रॉपर डिस्पोज करने का जो एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए वो नहीं है. यही सब चीज़ें जो हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आती हैं, जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं. एनवायरनमेंट क्या, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए ना हमें. आप दिल्ली जाके देखिए वहाँ के लोगों का क्या हाल है. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन आप सुबह से शाम तक दिल्ली जाइए और वहाँ से शाम को वापस आएंगे, आपकी जो आई लैशेज़ है ना,
इनके ऊपर भी आपको धूल जमी हुई मिलेगी, आपके सर के बालों पे आपको धूल जमी हुई मिलेगी। तो क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है एज कंपेयर टू द, हम कह सकते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, अर्बन में बहुत बुरा हाल है। ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज को अगर हम देखें तो हम इन्हें लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग क्या कोई लोकल इशू है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक ग्लोबल इशू है। ठीक है, इसी के साथ सी लेवल जो है, सी लेवल का राइज होना, वो क्या है? एक ग्लोबल इशू है। ठीक है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया पे इफेक्ट आएगा। कोरोना आया था, कोविड आया था, तो क्या वो लोकल या रीजनल इशू था? नहीं, वो ग्लोबल इशू बन गया था, है ना, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो गई थी। तो वो भी क्या था? एक ग्लोबल इशू, ऐसा इशू जो होने पर पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट हो देखने के लिए मिले, जिसका जैसे आप ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट देखते हैं, जैसे आप ओजोन डिप्लीशन को देखते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन यूं नहीं है ना कि यहाँ छेद हो गया तो ये बस यहीं के लोगों को अफेक्ट करेगा, नहीं, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। इसमें हम ओजोन डिप्लीशन को भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे ग्लोबल इश्यूज। अब देखिए लोकल इश्यूज को हम बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमने बहुत बार देखा है ना, बेंगलुरु में पानी का बहुत क्राइसिस रहता है। ये जो कावेरी नदी है, कावेरी रिवर है, उसका बहुत इशू रहता है क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। तो ये जो बेंगलुरु का इशू है, ये वहां की लोकल इशू हो गया एज कंपेयर टू द कंट्री, एज कंपेयर टू द इंडिया। बेंगलुरु का जो इशू होगा वो होगा लोकल इशू में आएगा। ठीक है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे, उन्होंने क्या किया था, ऑड इवन रखा था कि व्हीकल्स जो हैं वो ऑड इवन नंबर जो होंगे उस हिसाब से चलेंगे ताकि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो वो भी एक लोकल इशू में आ जाता है। अब देखिए रीजनल इशू क्या है। रीजनल इशू एक तरह से वो है जो एक पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है, वो आ जाएगा रीजनल इशू में। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, वैसे हम यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बट एक चीज है जिसको हम, मैं एज एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रीजनल इशू में क्या आएगा। आपने देखा था ना, मोदी जी ने एकदम से डीमोनेटाइजेशन कर दिया था। ठीक है, वो रीजनल इशू था क्योंकि उन्होंने नोट बंद किए तो सिर्फ किसी एक स्टेट पे अफेक्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है ना कि वो दिल्ली में थे तो वहीं पे अफेक्ट हुआ, पूरे इंडिया पे उसका अफेक्ट देखने के लिए मिला, उसका असर देखने के लिए मिला। तो दैट इज रीजनल इशू, तो वो आ जाएगा आपका रीजनल इशू में। फिर कोई भी एयर पॉल्यूशन जब बढ़ता है हम देख सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो रीजनल भी हो सकता है, वो लोकल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जब आप क्रॉप्स पे कुछ मिक्सअप करें एक न्यू क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी उन्होंने क्या किया, दो क्रॉप्स को ले लिया, उनके सीड्स को मिक्सअप करके बो दिया जमीन में, एंड उससे जो क्रॉप ग्रो हुआ नया, एक तरह से हाइब्रिड करना है ना। तो ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया है। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, वो हमारे एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा रही है, वो हम सबको ही नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि कोई भी चीज एक तो नेचुरल प्रोसेस से होती है और एक आप उसको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करें, तो फर्क तो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लीचिंग एंड लिचेट्स। इसका एग्जाम में क्वेश्चन, ये टर्म एग्जाम में आई थी, पूछा गया था कि व्हाट इज दिस। ये है केमिकल दैट सीप इनटू द सॉइल एंड पॉल्यूट द ग्राउंड लेवल वाटर। जब मान लीजिए मैं यहाँ पे मेंशन, कहाँ, यहाँ मेंशन करती हूँ। मान लीजिए ये है हमारे, मैं कितना गंदी ड्राइंग करती हूँ ना, समटाइम्स मुझे अपने ऊपर हंसी आती है। ये बादल है, अब इनसे क्या हुई, बरसात हुई। ठीक है,
बरसात हुई तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। हमारा जो मंडल है, वायुमंडल पूरा का पूरा, वहां पर क्या जमा हुआ है, यहाँ पे पूरा हमारा पॉल्यूशन जमा हुआ है, ठीक है। हमारी जो एयर है वो बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड है। अब आप सोचिए जब रेन होगी, बारिश जब इस पे पड़ेगी, इस पॉल्यूशन पे, तो वो इसको साथ लेकर आएगी, ठीक है। तो यानी बारिश, पॉल्यूशन कहते हैं ना एसिड रेन, वही है ये। बारिश जब पड़ी, वो अपने साथ पॉल्यूशन को लेकर जब नीचे आएगी, वो बहुत बार क्या होता है, जो सी है, जो समुद्र है, वहां जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ जो पॉल्यूशन आया वो समटाइम्स इतनी गहराई में जाके ग्राउंड लेवल पे वो पहुंच जाता है कि वो एक सी के अंदर जो ग्राउंड लेवल पे वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर देता है। सिर्फ सी ही नहीं बल्कि कहीं भी जहां भी एसिड रेन होगी तो वो इतनी डीपली चला जाता है, सीप इनटू द सॉइल, यानी जमीन में इतनी गहराई तक चला जाता है कि जो जमीन के काफी नीचे होता है ग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे होता है, तो वहां तक वो पहुंच जाता है और उस वाटर को भी पॉल्यूट कर देता है। ये सिर्फ सी की बात नहीं है, जहां भी बारिश होगी, मैं थोड़ा सा गलत वो कर गई, तो क्या है कि जहां भी बारिश होगी, जब एसिड रेन होगी, इस तरह से बारिश होगी और वो अपने साथ पॉल्यूशन को, केमिकल्स को लेकर आएगी, तो वो ग्राउंड लेवल पे पानी जो होता है उसको भी पॉल्यूट कर सकती है। दैट इज कॉल्ड लीचिंग एंड लीचेट्स। नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन डिसीजेस कॉज्ड, ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है। मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है कि पूरी अर्थ पे ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ पर है, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर है, उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। आप देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 96.5%, ये आपको वैल्यू याद रखना जरूरी है। 96.5% जो हमारा वाटर है वो ओशियन का वाटर है, दैट मीन्स सॉल्टी वाटर, जो कंज्यूम पीने के लायक नहीं है, ड्रिंकिंग के लायक नहीं है, 96.5। अब देखिए फ्रेश वाटर सिर्फ कितना है, 2.5%। उसमें भी डिवीजन है, उसमें भी फ्रेश वाटर में क्या है, 1.2% जो है वो सरफेस वाटर है, ऊपर ऊपर वाला वाटर, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये आते हैं हमारे 1.2 में। एंड 68.7 है हमारा ग्लेशियर, हमारे आइस जो जमी हुई है, 68.7%, यानी 2.5 का 68.27% जो है वो ग्लेशियर एंड आइस फॉर्म में है हमारे पास। देन 1.2 को भी फर्दर डिवाइड कर किया जाए तो जो सरफेस वाटर है हमारा, उसमें भी क्या है, 20% जो वाटर है वो लेक्स में है, ठीक है। उसी में इस 20% में ही 3% एटमॉस्फेयर में है पानी, 0.49% रिवर में है। सोचिए 0.49, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 0.49% वाटर जो है वो रिवर्स में है। सोचिए, हमें लगता है ना रिवर इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं और बहुत पानी है, नहीं है। हमारा वर्ल्ड बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 0.49% वाटर रिवर्स में है। एंड सॉइल मॉइस्चर में 3.8% है, एंड इसी के साथ लिविंग थिंग्स में 0.26% है। 1.2 का अनदर पार्ट दैट इज ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से मैंने पढ़ाया था आपको कि ये हमारे पहाड़ हैं, इनमें जो यहाँ पर बर्फ जमी होती है बहुत ज्यादा, है ना, ये होते हैं हमारे परमाफ्रॉस्ट। जैसे जैसे हम मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो हमारा, मैं समटाइम्स बिल्कुल वर्ड्स स्किप हो जाते हैं, हमारा जो लैटिट्यूड है, हमारा जो उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होता है, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट यानी सब कुछ फ्रॉस्ट, सब कुछ फ्रीज। तो 69% यानी 1.2 का 69% तो परमाफ्रॉस्ट के रूप में है, आइस के रूप में है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से समझाऊं, लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, तो आप लोग बिल्कुल मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।